नमस्कार। आज बात करते हैं हीमोफीलिया की। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो हमारे शरीर के एक बहुत जरूरी, कह सकते हैं, एक सुरक्षा कवच को तोड़ देती है। तो चलिए इन स्लाइड्स के जरिए इस काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये परिभाषा देखते हैं। असल में यही इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। इसमें 3 शब्द बहुत जरूरी हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन की कमी, बस यही 3 शब्द हीमोफीलिया की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। इनको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि आगे हम जो भी बात करेंगे वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये शरीर के अपने डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा फेलियर है। अब हीमोफीलिया में क्या गड़बड़ होती है, ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, मतलब जब सब कुछ ठीक हो। सोचिए, जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हमारा शरीर एक कमाल का, कह सकते हैं, ऑटोमेटिक रिपेयर सिस्टम चालू कर देता है। इसको ना एक परफेक्ट टीम वर्क की तरह समझिए। जैसे ही कहीं कट लगता है, पहला स्टेप, खून की नली सिकुड़ जाती है ताकि खून का बहाव धीमा हो। दूसरा स्टेप, प्लेटलेट्स नाम के छोटे छोटे सेल्स भागकर वहां पहुंचते हैं और एक टेम्परेरी प्लग बना देते हैं। और फिर आते हैं असली खिलाड़ी, क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये एक पूरी टीम है जो एक के बाद एक एक्टिवेट होती है और एक मजबूत फाइब्रिन का जाल बुन देती है। यही वो पक्का क्लॉट है जो खून को बहने से रोकता है। तो ये तो हुआ नॉर्मल प्रोसेस। अब देखते हैं कि हीमोफीलिया में ये जो इतना बेहतरीन टीम वर्क है, ये कहाँ फेल हो जाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन उस मजबूत चेन रिएक्शन की एक बहुत ही जरूरी कड़ी वो ही गायब होती है। तो समझने वाली बात यह है कि पहला और दूसरा स्टेप तो हो जाता है, प्लेटलेट्स अपना काम कर देते हैं, लेकिन वो जो मजबूत जाल बुनने वाली टीम है ना, उसका एक मेन प्लेयर ही टीम में नहीं होता। और उस एक फैक्टर के बिना वो जो टेम्परेरी प्लग बना था, वो कभी भी पक्के क्लॉट में बदल ही नहीं पाता। सोचिए, पूरी की पूरी प्रक्रिया बस एक प्रोटीन की कमी से रुक जाती है। और पता है, इसी गायब हुए प्लेयर, मतलब फैक्टर के आधार पर हीमोफीलिया के 2 मेन टाइप होते हैं, ए और बी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर नंबर 8 की कमी होती है और हीमोफीलिया बी में फैक्टर नंबर 9 की। एक मजेदार बात बताऊं, हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। नहीं किसी त्योहार की वजह से नहीं, बल्कि इसके पहले पेशेंट स्टीफन क्रिसमस के नाम पर। वैसे दोनों के लक्षण एक जैसे ही होते हैं, बस वजह अलग अलग है। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि हीमोफीलिया ए कितना ज्यादा कॉमन है। लगभग 80% मामले हीमोफीलिया ए के ही होते हैं। मतलब हर 5 में से 4 मरीजों को हीमोफीलिया ए ही होता है। अच्छा, एक बात और, हीमोफीलिया हर किसी में एक जैसा नहीं होता। इसकी सिवियरिटी, मतलब ये कितना गंभीर है, इस बात पर डिपेंड करता है कि शरीर में उस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी कितनी है। जैसे अगर किसी में फैक्टर का लेवल 5 से 40% तक है तो उसे माइल्ड कहते हैं। इनको सिर्फ किसी बड़ी चोट या सर्जरी के बाद ही दिक्कत होती है। लेकिन अगर ये लेवल 1% से भी कम हो तो इसे गंभीर माना जाता है। इसमें तो बिना किसी वजह के भी अचानक जोड़ों और मसल्स में ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये जो अंदर गड़बड़ चल रही है, ये बाहर कैसे दिखती है? चलिए अब इसके साइन और सिम्टम्स पर नजर डालते हैं। ये वो वार्निंग साइन है जो शरीर हमें देता है। इसके सबसे कॉमन साइन है, जैसे छोटी सी चोट लगने पर भी खून का काफी देर तक बहते हैं ना, शरीर पर आसानी से या बड़े बड़े नील के निशान पड़ जाना, बार बार नाक से खून आना, या फिर ब्रश करते समय मसूड़ों से खून निकलना। ये सब इशारे हैं जो बताते हैं कि अंदर जो रिपेयर टीम है ना, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। लेकिन इसका सबसे दर्दनाक और सीरियस सिम्टम है जोड़ों के अंदर ब्लीडिंग होना, खास तौर पर घुटनों, कोहनियों और टखनों में। इसमें न सिर्फ बहुत ज्यादा दर्द होता है, बल्कि अगर ये बार बार हो तो ये जोड़ों को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। इससे चलने फिरने में भी काफी दिक्कत आ सकती है। और जो बहुत सीवियर केस होते हैं, उनमें ये ब्लीडिंग दिमाग के अंदर भी हो सकती है। सिर पर लगी एक मामूली सी चोट भी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू कर सकती है और ये एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी होती है। यहीं पर इस बीमारी की असली गंभीरता समझ में आती है। चलिए अब इस बीमारी की असली जड़ तक चलते हैं। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ना ही लाइफस्टाइल से जुड़ी कोई बीमारी है, बल्कि ये तो किसी इंसान के जेनेटिक ब्लूप्रिंट, मतलब उसके डीएनए में ही लिखी होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गड़बड़ी आती कहाँ से है? अगर ये किसी चोट या इन्फेक्शन से नहीं होती तो इसका असली सोर्स क्या है?
इसका जवाब छिपा है हमारे शरीर की सबसे बेसिक किताब में, यानी हमारे जीन्स में। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि जो जीन क्लॉटिंग फैक्टर बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है, उसी में कोई गड़बड़ी होती है। और ये जो खराब जीन है, ये एक्स क्रोमोसोम पर होता है। ये वही क्रोमोसोम है जो किसी के मेल या फीमेल होने में रोल प्ले करता है। अब ये पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो अगर उनके उस अकेले एक्स क्रोमोसोम पर ये खराब जीन आ गया तो उनके पास कोई बैकअप नहीं होता और उन्हें हीमोफीलिया हो जाता है। दूसरी तरफ महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर एक एक्स पर खराब जीन हो भी तो दूसरा वाला हेल्दी एक्स क्रोमोसोम वो उसे कवर कर लेता है। इसीलिए महिलाएं ज्यादातर इस बीमारी से पीड़ित नहीं होती, बल्कि इसकी कैरियर होती हैं। मतलब वो इस जीन को अगली पीढ़ी में पास कर सकती हैं। हाँ, ये ज्यादातर तो विरासत में ही मिलती है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि करीब 1/3 मामलों में, मतलब 33% केसेस में, ये परिवार में पहली बार भी हो सकती है। ऐसा जीन में अचानक हुए बदलाव की वजह से होता है, जिसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। मतलब कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो हर एंगल से समझ लिया। अब चलते हैं इसके सबसे जरूरी और उम्मीद भरे हिस्से पर, यानी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। देखते हैं कि आज के दौर में इस कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाता है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, आज की तारीख में हीमोफीलिया का कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है, लेकिन इसका मैनेजमेंट इतने अच्छे तरीके से किया जा सकता है कि लोग एक पूरी तरह से नॉर्मल और एक्टिव जिंदगी जी सकते हैं। तो फोकस इलाज पर नहीं, बल्कि मैनेजमेंट पर है। तो इसे मैनेज करने के लिए कई तरीके हैं। सबसे मेन है क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी। फिर माइल्ड हीमोफीलिया ए के लिए डेस्मोप्रेसिन जैसी दवाएं हैं। कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो बने हुए क्लॉट को प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हें टूटने से बचाती हैं। और हाँ, भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद जीन थेरेपी, जो सीधे उस खराब जीन को ही ठीक करने का काम कर सकती है। रिप्लेसमेंट थेरेपी को हीमोफीलिया के इलाज की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसमें होता क्या है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर शरीर में कम है, उसे इंजेक्शन के जरिए सीधे नसों में दिया जाता है। इसे या तो ब्लीडिंग होने पर उसे रोकने के लिए यूज करते हैं, या फिर कुछ लोग इसे रेगुलर बेसिस पर भी लेते हैं ताकि ब्लीडिंग हो ही ना। ये एक तरह से शरीर को वो चीज देना है जो वो खुद नहीं बना पा रहा। और सबसे जरूरी मैसेज यही है कि सही देखभाल, रेगुलर चेकअप और ब्लीडिंग का जल्दी इलाज करने से हीमोफीलिया के साथ एक पूरी और एक्टिव जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। लोग स्कूल जा सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, मतलब एक भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके साथ जिया जा सकता है, ये किसी की जिंदगी को डिफाइन नहीं करती। तो आखिर में एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब जीन थेरेपी जैसी नई और एडवांस टेक्निकें सीधे उस खराब जीन को ठीक करने का वादा कर रही हैं, तो हीमोफीलिया के मैनेजमेंट का भविष्य कैसा हो सकता है? क्या हम वाकई इस बीमारी के एक परमानेंट इलाज के बहुत करीब पहुंच रहे हैं? सोचने वाली बात है।